जादुई होली। बहुत समय पहले की बात है। सज्जनपुर गांव में मीना नामी एक गरीब महिला रहती थी। मीना का अपनी बेटी रचना के सिवा कोई नहीं था। रचना दिखने में काली थी और वक्त से पहले पैदा होने की वजह से बचपन से ही कमजोर थी। अरे वीना, वो रही तेरी काली छुतर। तू तो ऐसे परेशान होती है इसके लिए जैसे इसमें कोई हीरे लगे हों। तेरी बेटी को तो कोई मुड़कर भी ना देखे। वीना का दिल इन जली कुटी बातों पर बहुत कुढ़ता था, लेकिन एक तो वो गरीब, ऊपर से बेसहारा थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और रचना जवान हो गई और वीना बूढ़ी। हाय, किसका रिश्ता? तेरी काली लकड़ी का। ओ, मेरा मतलब है तेरी लड़की का। उसे भला कौन ब्याहेगा रे? अरे चुप हुआ। वीना बहन, देखो, तुम्हारी लड़की का रंग रूप तो ऐसा नहीं है कि जल्दी रिश्ता मिले, और फिर तुम गरीब भी तो हो, देने को जहेज भी तो पल्ले नहीं तेरे। लेकिन बहन, फिक्र न कर, रिश्ता जरा मुश्किल है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस तरह कुछ साल और गुजर गए और वीना एक दिन बिस्तर से लग गई। अब रचना के सर पर सारे घर की जिम्मेदारी आ गई। वो दिन भर मेहनत करती और रात को अपनी माँ का ख्याल भी रखती। परसों होली है, पर मेरे पास तो ना कपड़े हैं और ना रंग हैं। यही सोचते सोचते रचना एक जंगल से गुजरती है। वहां उसे एक कपड़े में होली के बहुत खूबसूरत रंग मिलते हैं। लगता है कोई गलती से गिरा गया है। वो रंग घर ले आती है। आज होली का दिन है, जा तू भी चली जा। रचना खुशी खुशी रंगों का थाल उठाए होली मनाने जाती है। सब उस गरीब और काली लड़की को अजीब नजरों से देखते हैं। तो यहाँ कैसे? होली तो अमीर लोग मनाते हैं, जिनके चेहरे खिले खिले होते हैं। वो इन खूबसूरत रंगों को लगाकर और निखर जाते हैं। तू तो पहले ही काला रंग मल कर आई है। ये थाल दे दे मुझे। वो घमंडी औरत रचना को धिक्का देती है और इससे थाल छीन लेती है। रचना बेचारी सहम कर दीवार के कोने से लग जाती है। वो औरत उन रंगों से होली खेलने लगती है। लेकिन ये क्या? वो रंग जो ही किसी पर गिराती है, वो पूरे का पूरा उसी रंग का हो जाता। हर तरफ एक शोर सा मच गया। कौन फेंक रहा है ये रंग? लगता है इनके शरीर में कोई बुरी आत्मा घुस गई है। वो घमंडी औरत फौरन रचना की तरफ इशारा कर, ये लाई थी। देखते ही देखते वो मुख्तलिफ रंगों में बदले हुए लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। रचना बेचारी कांपने लगती है। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आम रंग ही थे। अच्छा, इतने ही आम है तो ये ले। वो औरत रचना की तरफ रंग फेंकती है, लेकिन रचना पर जो ही रंग गिरता है, वो खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पकड़ो इस जादूगरनी को और जिंदा जला दो। कहाँ से लाई है ये रंग तू? क्या मिलाया है इन रंगों में तूने? वो रचना को पकड़कर एक बुजुर्ग के पास लेकर जाते हैं। वो बुजुर्ग सारा मामला समझ जाते हैं। छोड़ दो इस बच्ची को, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये जादुई रंग है, जिस पर गिरते हैं उसका असल बाहर आ जाता है। हम कुछ समझे नहीं। ए बदबख्त औरत, तुम सब काले दिल के मालिक हो। इन रंगों से तुम अपना असल छुपा नहीं सकते। गरीबों और बेसहारों को तकलीफ देकर बहुत खुशी मिलती है ना तुम सबको। ये बुरी आत्मा ही अब तुम सब में रहेगी। नहीं बाबा,
ان سب کا علاج کرتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جادوئی رنگ ہیں۔ بیٹی، ان سب کا علاج میرے پاس نہیں، یہ بس اپنی نیت ٹھیک کر لیں، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ سب رچنا سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ بابا، یہ سب تو ٹھیک ہو گئے، میں کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ بیٹی، تم بہت خوبصورت ہو، دل کی بھی اور شکل کی بھی۔ یہ ہولی کا جادوئی تحفہ ہے تمہیں، اور ان بدبختوں کو سبق ہے۔ ان جادوئی رنگوں نے تمہارا اصل ان سب کو دکھایا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اصل میں وہی لوگ سب سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ پدو ٹی وی کارٹون کہانی۔ ہیلو دوستو، ویلکم ٹو پدو ٹی وی۔ آج میں آپ کو جو کارٹون کہانی سنانے والی ہوں اس کا نام ہے جادوئی جیکٹ۔ تو آئیں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک لڑکے کی کہانی ہے جس کا نام نعمان ہوتا ہے، اور وہ رام نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ غریب مگر محنتی ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس کی ماں بھیڑوں کی اون کو شہر میں بیچنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کا خواب ہوتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بڑا افسر بنا دیکھیں، اور نعمان ان کا خواب پورا کرنے کے لیے دن رات محنت بھی کرتا ہے۔ وہ راتوں کو دیے کی روشنی میں بھی پڑھتا ہے۔ آخر اس کی محنت رنگ لاتی ہے، اور وہ اپنے امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے۔ امتحان پاس کرتے ہی اسے ایک بہت اچھی نوکری کی آفر ہوتی ہے۔ نعمان یہ خوشخبری اپنے ابو کو سنانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اس کے ابو اسے کھیتوں میں دیکھ کر فکر مند ہو جاتے ہیں۔ نعمان پتر، گھر سب خیریت ہے نا؟ تو اس وقت یہاں؟ جی ابو، شہر میں بہت اچھی نوکری ملی ہے۔ اس کے ابو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ دونوں یہ خوشخبری اس کی ماں کو سنانے کے لیے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور سنتے ہو نعمان کی ماں، تیرا پتر افسر ہو گیا ہے۔ لو جی، ابھی تو امتحان دے کر آیا ہے، کہاں کی افسری بلا؟ ماں، تیرے پتر نے اتنے اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا ہے کہ نوکری خود چل کر آ گئی۔ اس کی ماں خوشی اور غم سے رو پڑتی ہے۔ تمہیں شہر میں اکیلا رہنا ہوگا، سن اپنا خیال رکھیو۔ ماں، بس کچھ دن کی ہی تو بات ہے، پھر آپ دونوں میرے ساتھ شہر میں رہیں گے۔ بس ابو، بہت کام کر لیا آپ نے، اب آپ صرف آرام کریں گے، اور میں ہر مہینے پیسے بھیجوں گا۔ ایک ہفتے بعد نعمان سب کو الوداع کہہ کر شہر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ آنکھوں میں نئے خواب اور لگن لیے وہ اپنے آفس کو دیکھتا ہے۔ وہ بہت دل لگا کر کام کرتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کا باس اسے ترقی دینے کا سوچنے لگتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں اس کا برا سوچنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمر بھی ہوتا ہے جو نعمان سے بہت حسد کرتا ہے۔ ایک دن عمر اپنے ساتھی کو کہتا ہے، جس دن سے یہ نیا لڑکا آیا ہے، باس تو جیسے اس کا دیوانہ ہی ہو گیا ہے۔ ہماری محنت تو باس کو نظر ہی نہیں آتی، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر عمر اپنے شیطانی منصوبے سوچ سوچ کر ہنستا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد آفس میں چوری ہوتی ہے، اور عمر بہت چالاکی سے چوری والی رقم نعمان کے دراز میں رکھ دیتا ہے تاکہ سارا الزام نعمان پر آ جائے۔ باس، اکاؤنٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے آفس میں چوری کرنے کی جرت کس کی ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو بتاؤ، ورنہ سب کی نوکری خطرے میں ہوگی۔ باس، میرا تو خیال ہے سب کی تلاشی ہونی چاہیے، شاید کوئی سراغ ہی مل جائے۔ یہی ٹھیک رہے گا۔
पीटर, तू जाके ऑफिस दी एक एक जगह चेक कर। जी बॉस। उमर का प्लान कामयाब होता है और तलाशी पर पैसे नुमान के पास से निकलते हैं। बॉस, पैसे तो नुमान के दराज से मिले हैं। नुमान, मैंने तेरे कोलो ए उम्मीद नहीं सी। निकल जा मेरे ऑफिस तो अभी दे अभी, और दोबारा कभी मैंने अपनी शक्ल ना विखाई। नुमान बेचारा अपनी हमायत में कुछ बोल भी नहीं पाता। नुमान इस सारे वाक्य से बहुत दुखी होता है और ऑफिस से निकलकर शाम तक सड़कों की खाक छानता है। अपनी ही सोचों में गुम वो सहले समुंदर पर निकल आता है और ढलते हुए सूरज के साथ अपने मुस्तकबिल को भी तारीक महसूस करते हुए रो पड़ता है। क्या क्या ख्वाब दिखा कर आया था अम्मा अब्बा को, अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर लगा दी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे पास तो किराए के भी पैसे नहीं हैं। ये सोचते सोचते ही नुमान की आंख लग जाती है। रात के किसी पहर समुंदर की मौजें जोर से साहिल से टकराती हैं और नुमान के पास एक जैकेट पानी की लहरों से आ जाती है। सुबह की रोशनी से नुमान की आंख खुलती है तो वह घर जाने लगता है, तो अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत जैकेट पर पड़ती है। वो जैकेट के मालिक को इधर उधर तलाश करता है। जब कोई नजर नहीं आता तो वो जैकेट उठा लेता है। घर पहुंचकर जैकेट को सूखने के लिए छोड़कर बिस्तर पर उदासी से सो जाता है। शाम गए नुमान की आंख खुलती है। वो खाना लेने के लिए घर से बाहर जाने लगता है तो उसे सर्दी सी महसूस होती है। वो ही जैकेट पहन लेता है। खाने के ठेले पर खड़े होकर सोचता है, मेरे पास तो कल खाने के पैसे भी नहीं हैं। बाबूजी, आपका खाना तैयार है। आपका खाना बाबूजी। नुमान बेध्यानी में उसी जैकेट की जेब में हाथ डालता है और देखता है कि उसके हाथों में हजारों के नोट हैं। ये देखकर नुमान हैरान हो जाता है। वो हैरत और खौफ से पैसे वहीं फेंक कर भाग जाता है। उस पर आज ही चोरी का इल्जाम लगा था और फिर ये इतने पैसे कहां से उसके पास आ गए। इसी सोच में वो गुम अपने घर की तरफ भाग निकलता है। घर आकर भी इसी सोच में गुम रहता है। वो अपनी हैरत दूर करने के लिए दोबारा जैकेट की जेब में हाथ डालता है और दोबारा उसकी मुट्ठी में हजारों के नोट आ जाते हैं। वो समझ जाता है ये कोई जादुई जैकेट है। अपने अपने माँ बाप के तमाम ख्वाब सच्चे कर सकता हूँ। खुशी में से सारी रात नींद ही नहीं आती। सुबह नाश्ता लेने बाजार का रुख करता है। वहां ठेले वाला बुरी तरह रो रहा होता है और कुछ लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। नुमान उस ठेले वाले के पास जाता है। भैया, क्या बात है, तुम इतने क्यों परेशान हो? मैं 4 महीने से घर का किराया नहीं दे सका, इसी वजह से आज मालिक मकान ने मेरी बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया है। मेरा तो कारोबार भी नहीं चल रहा बाबूजी, मैं कहाँ लेकर जाऊंगा अपने बीवी बच्चों को? नुमान को अपनी जादुई जैकेट का ख्याल आता है और वो मुट्ठी भर के पैसे ठेले वाले को दे देता है। ठेले वाला बहुत हैरान होता है और कहता है, बाबूजी ये क्या, इतनी बड़ी रकम मैं तो आपको सालों में भी वापस न कर सकूंगा। ये कर्जा नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। ठेले वाला खुशी खुशी घर चला जाता है। नुमान दिल का बहुत अच्छा और साफ लड़का होता है। वो अपनी खुशियों से पहले हमेशा गरीब लोगों का सोचता है। वो अपने जानने वालों में जितने भी गरीब लोग होते हैं सबकी मदद करता है और इनमें से पढ़े लिखे लोगों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी भी देता है। वो इन पैसों से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता है जिससे बहुत से बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती है। कुछ सालों बाद नुमान एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन वो कभी भी गुरूर नहीं करता और हमेशा गरीबों का ख्याल रखता है। उसके माँ बाप उसकी कामयाबी में दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक दिन नुमान अपने पुराने बॉस से मिलता है जो एक पुरानी गाड़ी को सड़क के किनारे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। नुमान अपने बॉस का हाल देखकर कुछ परेशान होता है। आप ग्रेट बिल्डर्स के मालिक है ना? तुम नुमान हो ना?
जी करतार सिंह साहब, मैं वही नुमान हूँ जिसे आपने चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया था। करतार सिंह बहुत शर्मिंदा होते हैं और नुमान से माफी मांगते हैं। ओ नुमान पुत्र, बड़ी ज्यादती हो गई सी तेरे नाल, मैनू माफ करी। मेरी जल्दबाजी हमेशा ही मेरा बड़ा नुकसान करवांदी है। सुनी सुनाई बातां विच आके मैं लोकां नू गवान देना। मेरा ही पार्टनर मैन लुट के खा गया ते मैं करोड़ों दा मकरूज हो गया। नुमान अपने बॉस की हालत तो बहुत दुखी होता है और इन्हें अपने साथ ऑफिस लेकर आता है। उनकी खूब खातिर मदारत करता है, फिर तमाम ऑफिस से अपने बॉस को मिलाता है। इनसे मिलिए, ये है हमारे ब्रांच के चीफ मैनेजर। करतार सिंह खुशी और हैरत से नुमान को तकते रह जाते हैं। नुमान यूं ही साफ दिल से सबकी मदद करता रहता है और कई फैक्ट्रियां बना लेता है। अब नुमान इस चोरी वाले वाक्य को जब भी याद करता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने छोटी सी आजमाइश के बाद बहुत से इनाम से निवाजा। तो देखा दोस्तों, नुमान की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर एतबार करके दूसरों को जलील मत करो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना। ऐसी ही मजेदार कहानियों को एंजॉय करने के लिए पिद्दू टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पिद्दू टीवी कार्टून कहानी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिनका वैलेंटाइन डे। अनन्या एक अमीर घराने की लड़की थी। अनन्या ने इसी साल एक बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। अनन्या पढ़ाई में तो तेज थी, लेकिन दोस्तों के मामले में बड़ी हसास थी। वो लोगों से खुलते मिलते डरती थी कि कोई उसके मोटापे का मजाक ना बनाए। कॉलेज में अरुण नामी एक लड़का भी पढ़ता था, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन फितरत का कमीना और लालची था। लड़कियों से फ्लर्ट करना उसका टाइम पास था। अरुण, वो देख तेरा नया शिकार। नहीं यार, ये फुटबॉल तुझे मुबारक हो, आप उनका कोई लेवल है। ओ भाई, मालदार है, ये शिकार कर ले, मिलकर पार्टी करेंगे। वाकई? हाँ ना, इसकी गाड़ी देख, ड्राइवर के साथ आती जाती है। चल फिर देख अपने भाई के करिश्मे। ओह सॉरी, आपको लगी तो नहीं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है आप कॉलेज में नई हैं। मैं अरुण हूँ और आपसे 2 साल सीनियर हूँ। आए कॉफी पीते। नहीं, फिर कभी। अनन्या उसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण जोर देता है। अनन्या उसकी खूबसूरती और खुश अखलाकी से बहुत मुतासिर हो जाती है। अब रोज रोज कॉलेज में मुलाकातें होने लगी और अरुण ने एक दिन मौका जानकर उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अनन्या तो पहले ही उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। एक दिन अरुण ने अपने प्लान के मुताबिक अनन्या को पार्क में बुलाया। क्या बात है अरुण, इतने परेशान क्यों हो? मेरी माँ को डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला है और मेरे पास 10 लाख की रकम नहीं है। इसमें परेशानी की क्या बात है? आज ही मैं डैडी से बात करके तुम्हें 10 लाख दे दूंगी। अरुण इनकार करने का ड्रामा करता है, फिर फौरन मान भी जाता है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अनन्या अरुण को बार बार कॉल्स करती है, लेकिन अरुण उन 10 लाख से अय्याशी कर रहा होता है। आखिर 3 हफ्तों बाद अनन्या कॉलेज के कैफेटेरिया में अरुण को देखती है। अरुण अब किसी और लड़की के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। अरुण, तुम कहाँ थे? आंटी कैसी हैं? और ये लड़की कौन है? आंटी तो फर्स्ट क्लास और मैं सुपर क्लास। तुमने तो मुझे आंटी से मिलवाना था ना? ओए,
तू मोटी फुटबॉल, ये खुश फहमी निकाल अपने दिमाग से। गर्लफ्रेंड तो रिया जैसी होनी चाहिए। तो तुमने मुझे सिर्फ 10 लाख के लिए उल्लू बनाया, अपने प्यार के जाल में फांसा। सिर्फ उन चंद 10 लाख के लिए तुमने प्यार का इतना बड़ा ड्रामा किया मेरे साथ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनन्या रोते हुए कॉलेज से निकल जाती है और पार्क में बैठकर सोचती है, किस कदर बेवकूफ हूं मैं। भला इस मोटापे पर कौन मुझसे प्यार करेगा, किसको मुझसे मोहब्बत हो सकती है। दीदी दीदी भूख लगी है, कुछ खिला दो। अनन्या दिल की बहुत अच्छी थी, फौरन अपना गम भूलकर गरीब बच्ची को खाना ला कर देती है। फिर उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा नजर आती है जो कि सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है। वो आगे बढ़कर बूढ़ी अम्मा को सड़क क्रॉस करवाती है। फिर पार्क में वापस उसी बेंच पर बैठकर अपने ड्राइवर का वेट करने लगती है। उसी बेंच के ऊपर एक घना दरख्त था और उस दरख्त पर जिन्नों की बस्ती का शहजादा मगजी जिन रहा करता था। वो ये सारा मंजर दरख्त से देख रहा था। उसे अनन्या बहुत पसंद आई। वो इसकी मासूमियत और इसके खूबसूरत दिल को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो आगे बढ़कर अनन्या के आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन वो सोचने लगा, ये मासूम लड़की मुझ जैसे बड़े जिनको देखकर डर जाएगी। इतने में अनन्या अपने घर चली जाती है और मगजी जिन बेताबीज से कल होने का इंतजार करने लगता है। अगली दोपहर भी अनन्या आती है और इस गरीब बच्ची को खाना देती है। मगजी जिन एक खूबसूरत लड़के का रूप धार कर नीचे आता है और बूढ़ी अम्मा को सड़क क्रॉस कराता है। अनन्या उस खूबसूरत लड़के को देखती है। मगजी जिन उसके करीब आकर एक फर्जी घर का एड्रेस पूछता है तो अनन्या उसे बताती है, यहाँ तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, लगता है आप गलत जगह पर आ गए हैं। फिर उसे परेशान देखकर वहीं बैठने का कहती है। फिर दोनों खूब देर तक बातें करते हैं। अगली दोपहर जब अनन्या पार्क आती है तो मगजी जिन वहीं बेंच से थोड़ा दूर उसका इंतजार कर रहा होता है। अनन्या उस गरीब बच्ची के लिए खाना भी लाती है, लेकिन ये क्या, वो तो पहले ही से खाना खा रही होती है। अरे गुड़िया, आज मुझसे खाना नहीं लोगी क्या? दीदी, वो भैया ने मुझे खाना दिलवाया है। मगजी जिन अनन्या के दिल में घर कर लेता है। वो दोनों बातों में इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि शाम ढल जाती है। सड़क के उस पार वो बूढ़ी अम्मा सड़क क्रॉस करने की कोशिश में एक बहुत बड़ी बस के सामने आ जाती है। मगजी जिन की अचानक नजर पड़ती है, वो उड़ कर जाता है और बूढ़ी अम्मा को बचा लेता है। अनन्या ये सब देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? तुम तो कोई जादूगर लगते हो। मुझसे क्या चाहते हो? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बल्कि खुद एक जिन हूँ। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। मगजी जिन उसे सब कुछ बता देता है। फिर अनन्या को वो सब याद आता है जो उस दुनिया के लोगों ने उसके साथ किया। और मगजी जिन की अच्छाई और सच्चाई उसे सबसे प्यारी लगती है। अब रात के 2 बज रहे होते हैं और सुबह वैलेंटाइन डे होता है। अनन्या खुद मगजी जिन को प्रपोज करती है। मगजी, ले चलो मुझे इस बेरहम दुनिया से दूर, मैं तुम्हारी बस्ती में जाना चाहती हूँ।
मगजी वापस अपनी असल शक्ल में आ जाता है और अनन्या को हमेशा के लिए अपनी जिन्नों की वादी में ले जाता है। तो देखा दोस्तों, मगजी जिनको अपना प्यार वैलेंटाइन डे के दिन मिल गया। क्या आपको आपका प्यार मिला? क्या इस वैलेंटाइन पर आपने किसी को या किसी ने आपको प्रपोज किया? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम बेस्ट कमेंट को अपनी आने वाली नई वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। टिल देन बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जादुई पेन। तो आइए चलते हैं जादुई पेन की तरफ। मीना को बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था। वो हर वक्त खूबसूरत पेन और स्केच बुक जमा करती रहती थी। एक बार वो पार्क में अपनी सहेलियों के साथ सैर कर रही थी कि खूबसूरत पेन उसे झाड़ियों में गिरा मिला। पेन इस कदर खूबसूरत था कि वो उठाए बगैर न रह सकी। घर आकर उसे अपनी टेबल पर रखकर घर के कामों में मसरूफ हो गई। रात को जब फारिग होकर अपने कमरे में आई तो उसकी नजर उस खूबसूरत पेन पर पड़ी। वो आदत के मुताबिक ड्राइंग में मसरूफ हो गई। इसने खूबसूरत गुलाब बनाया और देखते ही देखते वो गुलाब की ड्राइंग एक असल गुलाब में बदल जाती है। मीना ये देखकर डर जाती है और अपनी माँ के पास भाग जाती है। वो रात अपनी माँ के कमरे में ही सो जाती है और सुबह रात वाले वाक़ये को अपना वहम समझकर भूल जाती है। लेकिन जब वो अपने कमरे में आती है तो वही गुलाब ताजा ताजा उसकी टेबल पर पड़ा होता है। वो डरते डरते उस गुलाब के फूल को हाथ लगाती है तो उसमें से खुशबू आने लगती है। मीना समझ जाती है कि ये कोई जादुई पेन है। मीना बेटी, जाओ जरा बाजार से सौदा ले आओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी अम्मा, अभी जाती हूँ। मीना बाजार जाती है तो रास्ते में से एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो बहुत रो रही होती है। क्या हुआ अम्मा, तुम क्यों रोती हो? मीना दिल की बहुत हसास और अच्छी होती है। होना क्या है बेटी, जो होता है हम गरीबों के साथ। एक ही एक बकरी थी मेरे पास जिसका दूध बेचकर मैं अपना गुजारा करती थी। वो तो बेचारी आ गई है गाड़ी के नीचे और अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, यही सोच सोच के रोती हूँ मैं अपनी किस्मत को। मीना ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो जल्दी जल्दी घर जाती है और सामान रखते ही अपने कमरे में जाती है और पेन उठाकर एक बकरी की ड्राइंग बनाती है। फिर वो ड्राइंग असल बकरी में बदल जाती है। मीना खुशी खुशी वो बकरी बूढ़ी अम्मा के पास लेकर जाती है। ये लो अम्मा, तुम तो ऐवी रोती रहती हो, तुम्हारी बकरी तो अगले पार्क में घास खा रही थी। हाय, मेरी बकरी? क्या ये मेरी बकरी है? तुम सच कहती हो ना बेटी? हाँ हाँ अम्मा जी, ये आप ही की बकरी है। ये कहकर मीना खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। सोफे पर बैठकर सोचती है, ये जादुई पेन अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए दिया है। मुझे इससे हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। एक शाम
मीना अपनी सहेली शीना के घर जाती है तो देखती है कि शीना अपने कमरे में बैठी बहुत रो रही होती है। क्या हुआ शीना, तुम्हें ऐसे क्यों रो रही हो? मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है और माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के पैसे भी नहीं हैं। इतने में शीना की माँ की खांसने की आवाज आती है तो शीना घबरा कर कहती है, लगता है कि माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। वो भागकर अपनी माँ के पास जाती है। मीना अपनी दोस्त शीना के हालात का सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो हर सूरत अपनी सहेली की मदद करने का सोचती है और जादुई पेन से पैसों की एक ड्राइंग बनाती है जो देखते ही देखते असल पैसों में बदल जाती है। मीना, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम इस बात को छोड़ो और माँ को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करो। मीना शीना को बहुत चाहती थी और उसकी तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ शीना फितरतन लालची और हसद करने वाली लड़की थी। मीना के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई होगी? अब शीना बहाने बहाने से मीना से पैसे बटोरती। एक रात शीना की माँ बोली, शीना, मीना के पास जरूर कोई खजाना है, तो पता तो लगा। हाँ माँ, मीना के पास हर वक्त बहुत पैसे होते हैं, ये पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं? पता तो लगाना ही पड़ेगा। शीना छुपकर मीना के घर आती है और उसके कमरे के बाहर खिड़की से मीना की जासूसी करती है। मीना अपने कमरे में ड्राइंग कर रही होती है। शीना तंग आकर सोचती है, हर वक्त अपना वक्त ही बर्बाद कर रही होती है इस फजूल सी ड्राइंग पर। लेकिन देखते ही देखते मीना की बिल्ली की ड्राइंग असली बिल्ली में बदल जाती है। शीना ये देखकर हैरान हो जाती है, अरे अरे, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? फिर मीना बिल्ली के खाने की ड्राइंग बनाती है और बिल्ली का खाना भी आ जाता है। शीना ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है, लगता है ये उसी जादुई पेन के करिश्मे हैं जो मीना को उस दिन पार्क से मिला था। तो इसका मतलब है कि वो कोई जादुई पेन है, उसमें कोई जादुई शक्तियां हैं। अब शीना के दिल में लालच और भर जाता है। वो मीना के कमरे से जाते ही वो जादुई पेन चोरी कर लेती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ देख तो सही मैं क्या लाई। अरे पगली मूर्ख, तुझे मैंने क्या लेने भेजा था और लेके क्या आई है? इतना वक्त भी बर्बाद कर आई है। ये क्या है? ये तो कोई अजीब सा पेन लेके आ गई है। माँ ये अजीब सा पेन नहीं है, इसमें जादुई शक्तियां हैं और यही है वो खजाना जो मीना के पास है। क्या मतलब तेरा? माँ मीना इससे जो भी चीज बनाती है वो असल हो जाती है। इसी तरह ही तो मुझे पैसे दे रही थी। वो पैसों की ड्राइंग बनाती थी और पैसे निकल आते थे। वाह रे वाह, चल जल्दी कर। फिर तो पैसों के ढेर लगा, जल्दी जल्दी कर, ढेर सारे पैसे बना ताकि हम बहुत अमीर हो जाएं। सिर्फ पैसे ही नहीं माँ, मैं तो सोना भी बनाऊंगी। तुझे तो पता है मुझे बचपन से ही जेवर पहनना कितना अच्छा लगता है। चल चल फिर जल्दी कर, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। शीना पैसे और सोने की सिक्कों की ड्राइंग बनाती है, लेकिन उसकी हसद की आग पेन की जादुई शक्तियों को शैतानी शक्तियों में बदल देती हैं और पेन के अंदर एक आग भड़क जाती है। पेन और कागज दोनों को आग लग जाती है। शीना और उसकी माँ मुश्किल से अपने आप को बचाती हैं। उनका पूरा घर आग का ढेर बन जाता है। अरे करम चली, ये तूने क्या किया? पैसे तो नहीं निकले, जो एक छत थी सर पे वो भी जलकर राख हो गई। माँ ये हमारी लालच का नतीजा है, तूने मुझे हमेशा लालच करनी ही तो सिखाई है। शीना के घर जलने की खबर का सुनकर मीना भागकर अपनी सहेली का हाल पूछने आती है। क्या हुआ, आप सब ठीक तो हैं? मीना मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा जादुई पेन चुराया था और उससे पैसे निकालने की कोशिश की,
लेकिन पैसों की बजाय हमारी हसद की आग निकल आई और हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये आग तुम्हारी लालच और बुरी नीयत की वजह से ही लगी है। उस पेन की जादुई शक्तियां सिर्फ निकी के कामों के लिए थी। हाँ बेटी, तुमने तो हमेशा हमारी मदद की और हर अच्छे बुरे हालात में हमारा साथ दिया, लेकिन हमने तुम्हें धोखा दिया। हमें माफ कर देना। आप दोनों मेरे साथ चलें। अब आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। तो देखा दोस्तों, हमें जादुई पेन की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने वफादार और सच्चे दोस्तों की हमेशा कदर करनी चाहिए और उनकी अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।